सबसे पहले तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक क्या करता है आकर्षण। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे मैग्नेटिक, मैग्नीशियम से किसी को मिला उसका नाम मैग्नेट। उसका फॉर्मूला होता है, उसका रासायनिक नाम तो मैग्नेटाइट, फॉर्मूला होता है Fe3। एक होता है प्रतीक चुंबक, जैसे गेडर ने लिखा था, फिर अपन ने हल्दी को लिखा था, विद्युत चुंबक लिखा। ये हम प्रकृति में मिलते नहीं, हम इसे पदार्थ हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो चुंबक होता है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा अगर पता करनी है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के रूप में काल्पनिक रेखा बनानी है, किसी चुंबक की चारों ओर ऐसी काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाए उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। उत्तर से निकलती है, दक्षिण में जाती है, अंदर दक्षिण से लगा के उत्तर तक जाती है। ठीक, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व ज्यादा होता है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है? ज्यादा होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व कम है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी है। ये रेखा कभी किसी को काटती नहीं है और ये हमेशा कैसी होती है? बंद वक्राकार होती है। तो ऐसा हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी देखा था कि जो भी जड़ चुंबक होता है उसमें ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुव। जैसे किसी जड़ चुंबक को लटकाया हमने स्वतंत्रतापूर्वक, एक बार उसका भौगोलिक उत्तर की ओर रहता है, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एक बार भौगोलिक दक्षिण की ओर रहता है, जिसे दक्षिण ध्रुव। और जब हम इसको लटकाते हैं जो ध्रुव उत्पन्न हो रहे हैं तो ये ध्रुव होते हैं वो किनारों से थोड़े अंदर की ओर। तो अगर पूरे दंड चुंबक की लंबाई कैपिटल L है तो ध्रुवों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम होगी 2L, और उसका मैंने रिलेशन लिखा है 2L बराबर 5/6 कैपिटल। ठीक, फिर हमने देखा ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य होता है, यानी किसी भी ध्रुव के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य। स्मॉल m से लिखते हैं, मात्रक होता है एम्पीयर/मीटर। फिर होता है चुंबकीय आवेश। तो अगर जड़ चुंबक है तो उसमें ध्रुव होगा और उनके बीच में क्या होगी? प्रभावकारी लंबाई क्या होगी? आवेश। इन दोनों का गुणा करें तो आता है चुंबकीय आवेश, तो उसका मात्रक होता है एम्पीयर/मीटर। पूरे इसमें कोई डाउट? जो किसी जड़ चुंबक को सहज काटते हैं तो चुंबकीय आवेश में चुंबक ध्रुव सामर्थ्य में फर्क आता है, लेकिन अगर लंबवत काटे तो ध्रुव सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं है। नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर अपन ने चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। फॉर्मूला देखा अपन ने BDS cos थीटा BA cos थीटा, मात्रक होता है टेस्ला × मीटर स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा था चुंबकत्व का गाउस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित नेट जो चुंबकीय फ्लक्स है वो से क्या होता है? फिर अपन ने विद्युत और चुंबकत्व की तुलना की थी कि जो काम विद्युत में Q का है चुंबकत्व में स्मॉल m का, जो काम वहाँ पे कैपिटल T जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, विद्युत आघूर्ण और विद्युत आघूर्ण होता है, चुंबकत्व में वो होता है चुंबकीय आघूर्ण। आयन और सारे फॉर्मूले लिखे। फिर अपन एक परिनालिका और दंड चुंबक की तुलना करेंगे। हमने कहा एक परिनालिका को अगर स्वतंत्रतापूर्वक झटका देते हैं तो वैसे ही दिखती है उत्तर दक्षिण में जैसे दंड चुंबक दिखता है, और किसी परिनालिका के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा वैसी होती है जैसे दंड चुंबक की चारों। अक्षय रेखा में चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाता है। और केवल इतना है, दंड चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M जो होता है वो स्मॉल m/2L होता है, और धारावाहिक अगर कोई परिनालिका है वहाँ पे कैपिटल M का मान होता है Ni। बस ये फर्क है, बाकी तो इसके बाद में अपन ने कल चुंबकीय गुणों से रिलेटेड भी देखा है कि किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके अंदर अगर नेट चुंबकीय आघूर्ण आयतन का भाग देते तो हमारे पास चुंबकन आता है जिसे कैपिटल M, स्मॉल m नेट बटे में आयतन, मात्रक होता है एम्पीयर/मीटर। फिर अपन ने पढ़ा था चुंबकन तीव्रता। तो हमने देखा था परिनालिका में किसी पदार्थ को रखेंगे तो वहाँ पे जो n और I का गुणा आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? म्यू नॉट Ni। तो n और I का जो गुणा आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल H। यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उसमें जो सदिश क्षेत्र उत्पन्न होता है, जितना सदिश उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। उसका मतलब भी क्या आता है? फिर अपन ने कहा था कि परिनालिका पदार्थ रखा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण पहले से है, एक अपन ने धारा भी उससे है, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र होगा। अपन ने लिखा था P = Bm + Bh। तो Bm में आएगा म्यू नॉट है, तो Bh में आएगा म्यू नॉट है, दोनों म्यू नॉट कॉमन आएगा, तो फिर अपना क्या आ गया था? म्यू नॉट कॉमन H + M। ऐसा अपने लास्ट में आया। अब जो M है उसके बारे में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि जो अपना चुंबकन है क्या है? वो सदिश, चुंबकन का मतलब कैपिटल है। सदिश किसके समानुपाती होता है? सदिश चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है।
किसके समानुपाती होता है? चुंबकन तीव्रता हमारी होती है कैपिटल H, इन समानुपाती होता ध्यान देना। अब कहने का मतलब जो M है समानुपाती होता है H, ठीक। जब इसको बराबर करने जाएंगे तो यहाँ पे नियतांक आता है जिसे चाई या सही बोलते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। याद होगा हमने ऐसी चुंबकीय प्रवृत्ति पहले भी विद्युत प्रकृति पढ़ी है, विद्युतीय प्रवृत्ति। देखी पैरावैद्युत पदार्थ कैपिटल P जिसे अपन ध्रुवण सदिश बोला था, कैपिटल P जो होता है समानुपाती होता है E के, वहाँ पे अपने साइलेंट मोड और दोनों आते हैं, याद है क्या? तो वैसे ही पूछना। तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। अगर मैं इसका मात्रक निकालने जो होता है तो पहले इसका सूत्र डालना पड़ेगा। तो अगर मैं JB लूं तो ये H जो है उसको इधर से इधर भेजना पड़ेगा। H भी इससे क्या कर रहा है? गुणा, इधर क्या करेगा? भाग। तो M बटे में क्या आया? H। अब मुझे ये बताओ कि जो M है वो क्या है? इसका मात्रक होता है इसका भी मात्रक क्या होता है? तो इसमें इसका भाग देंगे तो मात्रक आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं, इसका मात्रक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका और इसका मात्रक सेम है। तो सेम मात्रकों का भाग देंगे तो आंसर क्या है? कुछ नहीं आएगा। इसका कोई मात्रक नहीं है। इसका मतलब JB क्या है? मात्रक E और B मात्रक E के साथ यहाँ तक ठीक। अच्छा, इसकी अगर कोई परिभाषा पूछे किसकी? चुंबकीय प्रवृत्ति। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा बता सकते हो? देख लो, एक तो M है और बाद में क्या है? H। M को क्या बोलते हैं? चुंबकन। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों का क्या है? भाग मतलब अनुपात। तो अनुपात को क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी किसी पदार्थ में चुंबकन, चुंबकन को बोलते हैं कैपिटल M। दूसरा क्या है? तथा चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? कैपिटल H। यही देखो M और H, इसमें इसका भाग दे रहा मतलब इसका और इसका क्या? अनुपात। तो चुंबकन तीव्रता H का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात को क्या कहते हैं? चुंबकीय इसमें किसी के डाउट नहीं। अब सुनो, हम कुछ करने वाला। देखो, अगर इस चुंबकीय प्रवृत्ति के मान देंगे तो 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है लो चुंबकीय और एक होता है प्रति चुंबकीय। उन सबके लिए इनके मान अलग अलग है। तो एग्जाम में अगर सदन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। अगर मैं अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं, इसकी बात करूं, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ उनमें जो J का मान होता है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा। इसके लिए अनुचुंबकीय एक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? प्रति चुंबकीय। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसके लिए जो J का मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा। सॉरी, प्रति चुंबकीय के लिए -1 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा? यानी नेगेटिव मान होता है लेकिन -1 से थोड़ा बड़ा होता है। फिर होता है अपना लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो है उसके लिए जो J का मान है वो हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा। ये तो भी इम्पोर्टेंट बात, मतलब पहले की बात है। अब इसमें कल हमने समीकरण दी थी, याद होगा। देख, कल अपन ने इक्वल लिखा था PM, एक फॉर्मूला लिखा P बराबर V0 कॉमन M प्लस H। उसको समीकरण दिए नहीं कोई बात, इसको मान लेते हैं समीकरण। समीकरण और एक अब पढ़ लेते हैं जो कल वाला ये परिनालिका परिनालिका के ऊपर रखे पदार्थ में कुल चुंबकीय
ध्यान रखो। तो अपन का फॉर्मूला पड़ा है B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M, ऐसा पड़ा है कि नहीं पड़ा? M तो सेट पड़ा है, M प्लस, ठीक। अब इसमें अगर समीकरण एक का उपयोग करेंगे तो क्या आएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट M की जगह क्या लिख सकते हैं? ठीक है, M की जगह आ जाएगा H प्लस में H, दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ? क्या कॉमन आ रहा है? H कॉमन आ गया तो H ले लिया पीछे, यहाँ से H लिया और यहाँ से भी H लिया, यहाँ पे क्या बचा? है ना, कॉमन लेना होगा, बाहर देना। तो ये जो अपने पास में आया है क्या है? sin B प्लस 1, इसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो बोलते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसको बोलेंगे म्यू आर और ये हो जाएगा H। तो म्यू आर क्या? अपेक्षित ठीक, बस यहाँ तक अपने को पता होगा, इससे आगे कुछ ठीक। तो यहाँ तक मेरे पास म्यू आर का फॉर्मूला आ गया, म्यू आर बराबर sin B प्लस चुंबकीय बल। ऐसा बहुत सुंदर है, ठीक है। ठीक, ऊपर देखिए डालिए बोलिए। पहले हम चुंबकीय पदार्थ समझेंगे। होता क्या है कि किसी भी पदार्थ के अंदर कोई भी पदार्थ देखा जाए तो जिससे मिलके बना परमाणु, जिससे मिलके बना परमाणु के अंदर गति करने वाला एक ही कण होता है इलेक्ट्रॉन। इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। तो इसके अंदर दो गति करता है, तीन गति करता है। जैसे मान लीजिए परमाणु है, इस परमाणु के भीतर ये नाभिक है, इधर क्या हुआ? और इधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार से गति करता है? तो कितनी गति करता है? एक तो वो चारों ओर घूमेगा, और एक वो होता है वो खुद के एक्स पे घूमेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार करके क्या लगेगा? चक्कर ऐसे गोल गोल घूमेगा, नाभिक के चारों ओर घूमेगा। एक होता है कि वो खुद के एक्स पे घूमेगा। तो कितनी गतियां होगी? दो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के परमाणु में कितनी गतियां? इलेक्ट्रॉन परमाणु में कितनी गतियां? दो प्रकार की गतियां। कितने प्रकार की गतियां होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी बता सकते हैं? कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कि वो वृत्ताकार तल पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और एक होता है वो वृत्तीय अक्ष पे घूम रहा है। तो जो वृत्ताकार तल पे घूम रहा है, समझिए कैसे? वृत्ताकार तल पे क्या लगा रहा है? चक्कर। इसे तो कहते हैं परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण। एक तो गति होती है इसकी परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण का मतलब क्या है? वो परिक्रमा करता है इसकी नाभिक, इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। और एक होता है वो इसके अक्ष पे घूम रहा है, उसे हम कहते हैं चक्रण गति। कौन सी गति? इसका मतलब इसमें कितने प्रकार की गतियां होती है? यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक्स पे भी घूमता है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार तल पर भी घूमता है। अब इन दोनों के कारण इसमें क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। किसके कारण? एक तो ये जो परिक्रमण गति कर रहा है, किसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा? दूसरा है कि वो अपने अक्ष पर घूमे तो उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन दोनों में से जो परिक्रमण गति कर रहा है उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा प्रभावी है, और खुद के अक्ष पर घूमने के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वो थोड़ा कम प्रभावी है। समझिए? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियों के कारण, इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियों के कारण क्या उत्पन्न होता है? दोनों गतियों के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आघूर्ण।
चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? इसमें से कौन सा चुंबकीय आघूर्ण अधिक प्रभावी है? कौन सी गति के कारण? चक्रण गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण की गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण वो ज्यादा प्रभावी है और चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण वो कम होगा। तो इसका मतलब इसमें परिक्रमण गति के कारण, कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। चुंबकीय आघूर्ण अधिक प्रभावी होता है। अब ये तो होगी इंपॉर्टेंट बात कि भाई परमाणु के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो उसका कारण इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गति होती है? दो होती है, एक होती है परिक्रमण गति और दूसरी होती है चक्रण गति। इसमें से परिक्रमण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण वो ज्यादा है और चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण को थोड़ा कम है, तो ज्यादा प्रभावी होगा, उसी को अपन काउंट करें। इसका मतलब परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण होने का कारण कई जगह इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण, बराबर। अब अगर हम इस पदार्थों की बात कर रहे हैं चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ सामान्यतः तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी के एनसीईआरटी के हिसाब से अपन 3 या 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4। तो चुंबकीय पदार्थ के तो कितने प्रकार के हैं? 4। पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? अनुचुंबकीय। दूसरा है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? लोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा है आपका प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा लेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है समझना चाहिए। अनुचुंबकीय पदार्थ इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, कुछ तो दिखते हैं मुझे ऊपर ही बोलेंगे ऊपर एक ये क्या होता है? बात बड़ी सिंपल से, जैसे चुंबक है, अगर किसी पदार्थ के पास चुंबक लेके जाएंगे या तो वो आकर्षित होगा या क्या होगा? ठीक। अब आकर्षित दो तरीके से होता है, एक तो होता है कि वो प्रबल रूप से आकर्षित हो, एक होता है कि वो दुर्बल रूप से आकर्षित। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित। वापस बोल देते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक से दुर्बल रूप से क्या हो? आकर्षित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो अपने पास में एक पदार्थ है, उसका पाउडर बना दिया। क्या बना दिया? पाउडर। और एक प्याली के अंदर ऐसे रख दिया, तो इसका मतलब ये इसकी ऊपर वाली सतह कैसी है? समतल है। कैसी है? ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको दो ध्रुवों पर रख देते हैं। जैसे मान लो एक ध्रुव है नॉर्थ पोल और एक ध्रुव है मान लो साउथ पोल। तो चुंबक से वो क्या होता है? आकर्षित के प्रतिकर्षित। ये पदार्थ चुंबक से आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा? आकर्षित होगा। दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तो क्या होगा? आकर्षित होगा। आकर्षित होगा तो इसका कुछ भाग इस तरफ चला जाएगा नॉर्थ पोल की और कुछ भाग साउथ पोल की। तो ये तो कैसा हो जाएगा? आए ना? बीच में आकृति कैसी बनी? खंडितनुमा। खंडितनुमा आकृति इसे बोलते हैं अवतल सतह। कैसी सतह? कैसी सतह? अवतल सतह। बात समझ में आई? ठीक, तो इसके बारे में हम कुछ बातें लिख लेते हैं। जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या कह सकते हैं? ये पदार्थ चुंबक से, या तो चुंबक से बोलो तो भी या चुंबकीय क्षेत्र बोलो तो भी ठीक है। तो ये पदार्थ चुंबक से दुर्बल रूप से क्या होते हैं? दुर्बल रूप से आकर्षित। दुर्बल रूप से क्या होते हैं? आकर्षित
होते ठीक। अगर ध्रुवों पर रखा जाए तो इसके बीच की सतह कैसी हो जाती है, धस जाती है, इसकी सतह कैसी हो जाती है, धस जाती है। तो डायग्राम से दिखी ना आया ना, यानी इस पदार्थ के अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण को पात्र में रखकर ध्रुवों पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ध्रुवों पर रखा जाता तो क्या होता है? तो ध्रुवों पर रखेंगे तो क्या होगा? ये ध्रुवों की ओर क्या होगा? आकर्षित। तो चूर्ण ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है? चूर्ण ध्रुवों की ओर आकर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता, जिससे सतह अवतल हो जाती है। कैसी हो जाती है? अवतल हो जाती। इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान देना, इसमें मैं लिखाऊंगा क्या कि भाई अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर परमाणु तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? उन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? वो इलेक्ट्रॉन कौन सी गति कर रहा होगा? परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति में भी इसके दो भाग हैं। एक तो वो होंगे जो बाह्य चुंबक, जैसे मान लो अगर मैं इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखता हूँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखेंगे तो वो जहां पर है वैसे वैसे नहीं, जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कुछ परमाणुओं में जो चुंबकीय आघूर्ण होंगे या कोणीय संवेग होगा वो तो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो इसमें ज्यादा संख्या में वो होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आवेश में आ जाते हैं। इसी वजह से ये पदार्थ जो होता है चुंबकीय और आकर्षित होता है। कारण समझ में आया? चुंबकीय और आकर्षित होते हैं तो उसका कारण क्या है? उसके अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो कब परिक्रमण करती है, परिक्रमण गति करते हैं तो उसका कोणीय संवेग होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो ये कितनी कैटेगरी में चले जाते हैं? तो एक कैटेगरी तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में आ जाता है, या उनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाती है। एक वो होते हैं जिनके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं हो पाते। इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होने वालों की संख्या तो होती है ज्यादा, नहीं होने वालों की संख्या तो ज्यादा कहाँ पर है? दिशा में कि विपरीत दिशा में? तो जो दिशा में है तो वो दिशा की ओर ही जाएंगे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाती है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित। समझ में? चुंबकीय पदार्थ के कितने पॉइंट देखे? तो देखें बाय ये हो गए। हाँ आगे देखें। देखो अगर मान लो मैं कोई पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय और क्या है? आकर्षित। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी क्या करेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित। तो एक मान लो ये पदार्थ है और ये कौन सा पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ। कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित। तो जैसे मान लो ये रेखा ऐसे जा रही होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये क्या करेगा? उसको आकर्षित करेगा। तो ये ऐसे नहीं जा पाएगी, ये इसमें से होते जाएगी, ऐसे जाएगी। इसका मतलब जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके भीतर से गुजरती है, इसके भीतर से गुजरती है। यानी जब अनुचुंबकीय पदार्थ को इसमें रखा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसमें से जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे आकर्षित होती है, क्षेत्र रेखा इससे आकर्षित
इतनी आकर्षित होगी कि अंदर से चली जाएगी। बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते। तो देखो इसके उदाहरण में एक तो आएगा एल्यूमिनियम, एक आ सकता है आपका सोडियम, एक आपका आ सकता है निकल, ठीक है, एक आपके sp पे ऑक्सीजन, ये आ सकते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मुझे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो उसका परिचित प्रमाण होगा। इसमें क्या होगा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बात समझ में आ गई। फिर सेकंड कैटेगरी पे आते हैं अपन प्रति चुंबकीय पदार्थ। कैसे पदार्थ? चुंबकीय डायरेक्ट ऑफ इसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? चुंबक से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे? कैसे होंगे? प्रतिकर्षित। कैसे होंगे? ठीक है, ध्यान देना। तो इनकी एक बात तो तुम्हें बताइए क्या, ये पदार्थ कैसे होते हैं? ये चुंबक से दुर्बल रूप से है, दुर्बल रूप से। कैसे? ये पदार्थ चुंबक से क्या होंगे? ये पदार्थ चुंबक से दुर्बल रूप से क्या होंगे? प्रतिकर्षित। दुर्बल रूप से क्या होंगे? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है। फिर जैसे ये वाली लाइन है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है? आकर्षित। इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी मान लो ये पदार्थ है, जैसे दाई चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें से होगी जाएगी, इससे दूर होती जाएगी। तो जैसे मान लो ये रेखा ऐसे आ रही थी, इससे दूर होगी जाएगी ऐसे। समझ गए? ये ऐसे आ रही होगी, ऐसे जाएगी। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थों को जो इसमें रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। जो आकर्षित करता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या करता है? प्रतिकर्षित। इसका मतलब जब प्रति चुंबकीय पदार्थ कहाँ रखा जाता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या होगा? तो यह तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? प्रतिकर्षित। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे क्या होगी? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित होती। और वो इम्पोर्टेंट बात जो हमने इसमें लिखी थी क्या, कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इसके अंदर भी क्या है? परमाणु है। इस परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गति करता है परिक्रमण, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? कोणीय संवेग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ऐसे, ठीक, और ये मान लो अपने पास में पदार्थ है, ये मान लो ये मान लो क्या पदार्थ है? चुंबकीय क्षेत्र कैसे? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये नॉर्थ टू साउथ, और ये अपने पास में पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? प्रति चुंबकीय। तो होता क्या है कि जैसे मान लो इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं होता तो इसके अंदर जितने परमाणु है उनका सबका कोणीय संवेग होता और वो अनियमित होता, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, सबकी अलग अलग दिशा होती, क्योंकि आंखों की दिशा अलग होती। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रखेंगे तो इसमें से जैसे मान लो 100 परमाणु है, कितने परमाणु? 100। तो उस परमाणु में मान लो 100
100 इलेक्ट्रॉन में से 90 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनमें कोणीय संवेग की दिशा इस तरफ हो जाएगी। कब? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र डाला, तो जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र डाला तो 90 तो हो गए इस तरफ, 10 किस तरफ है। तो अब बताओ आकर्षित होने वाले कितने? 10। प्रतिकर्षित होने वाले कितने? तो आकर्षित होगा तो कोई पदार्थ आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, उसका समझ में आया कारण क्या? कारण है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? परिक्रमण गति होती है। परिक्रमण गति से क्या उत्पन्न होता है? कोणीय संवेग। और क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय आवेश। उसकी दिशा अनुदिश है तो आकर्षित, विपरीत है तो प्रतिकर्षित। समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट? अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने को पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हो, असामान्य उदाहरण इसका एक है। एग्जांपल बाद में लिख सकते हैं, वैसे लिखना है तो लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं। तांबा इसका बढ़िया उदाहरण तो प्रतिकर्षित हो। अब असामान्य उदाहरण वो इंपॉर्टेंट है। असामान्य उदाहरण है इसका अतिचालक। क्या है? अतिचालक क्या होता है? जब किसी पदार्थ को क्या किया जाता है? ठंडा, इसका तापमान क्या कर दिया जाता है? कम, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है और वो चुंबक को क्या करता है? प्रतिकर्षित। क्या करता है? यानी सबसे अच्छा अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो कौन से? अतिचालक। क्या है? अतिचालक। अतिचालक क्या होगा? एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ठीक, जब ये चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा या अन्य किसी अतिचालक को प्रतिकर्षित करेगा तो उस समय जो प्रभाव उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे माइसनर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? माइसनर एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उस प्रभाव का नाम क्या है? तो परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? तो माइसनर प्रभाव क्या है? वैसे तो मेजनर इफेक्ट होता है लेकिन इसे माइसनर प्रभाव। तो माइसनर प्रभाव तो बात बड़ी सिंपल है कि जब किसी चालक को क्रांतिक ताप से एक टेम्परेचर क्रांतिक ताप कम ताप तक ठंडा किया जाए, क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। ठीक, तो उस समय क्या होगा? उसकी चालकता क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ कहते हैं। और ये अतिचालक जो पदार्थ होता है, अतिचालक पदार्थ, ये चुंबक को क्या करता है? प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करता है। चुंबक को प्रबल रूप से क्या करता है? चुंबक को प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करता ठीक है। इस प्रभाव को माइसनर प्रभाव क्या कहते हैं? माइसनर प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो अतिचालक पदार्थ जो होता है इसका एग्जांपल बताया था मैंने। मैग्नेटिक ट्रेन तो ठंडा करते हैं, तो मैंने कहा मैग्नेटिक ट्रेन ऐसे बनेगी कि भाई एक पदार्थ उसको ठंडा कर दिया, तो नीचे उसके पास मैग्नेट है, तो उसके ऊपर रखोगे तो हवा में उड़ेगा, उससे 15 गुना भार उसके ऊपर रखोगे तो प्रतिकर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रतिकर्षित हो रहा है मतलब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा किया है इसीलिए वो अतिचालक है। चलिए, तीन बातें। पहला तो है वो अतिचालक का मतलब क्या? उसकी चालकता बढ़ गई है, ये अतिचालक पदार्थ की वजह से। टेम्परेचर कम करने पर वो चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहा है, तो ये उसका गुण आ गया। और जब ये प्रतिकर्षित हो रहा है, प्रबल रूप से हो रहा है, तो इसका प्रभाव का नाम क्या? माइसनर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? तो ये थोड़ा पता, यहाँ तो कोई डाउट है? अब एक और बात कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चूर्ण को ध्रुवों पर रखा जाता है, क्या रखा जाता है? ध्रुवों
पर रखा जाता है। तो ध्रुवों पर रखा जाता है तो क्या होता है, वो चूर्ण आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा? प्रतिकर्षित। तो चूर्ण क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है ना, प्रतिकर्षित होगा तथा सतह उत्तल हो जाती है। सतह कैसी हो जाती है? सतह उत्तल हो जाती है। और सतह उत्तल कैसे हो जाती है, डायग्राम देखना। मान लो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुव कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव। ये अपने पदार्थ का पहले सतह ऐसी थी, अब इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इस चूर्ण को क्या मारेगा, धक्का। तो यहाँ से धक्का मारेगा तो इस तरफ उठेगा, यहाँ से धक्का मारेगा तो इस तरफ से उठेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस आकृति को क्या कहेंगे, उत्तल है। बस समझ में। तो वापस देखिए, इसमें इस टॉपिक में अगर नहीं जा पाए तो भाई किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमण की गति करते हो, चक्रण गति करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने का जो कारण है, मेन कारण, वो उसकी परिक्रमण गति है। ठीक, अब उसके आधार पर ही पदार्थ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। 4 टाइप से। पहला है अनुचुंबकीय, दूसरा है प्रतिचुंबकीय, तीसरा है दो चुंबकीय, स्वतः है प्रतिवर्ती। अनुचुंबकीय पदार्थों में हमने क्या पढ़ा, ये चुंबक से दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित। ठीक, चुंबकीय चेतन रेखाओं को भी क्या करते हैं, आकर्षित। ध्रुवों पर रखने पर क्या हो जाता है, आकर्षित करते हैं। तो नीचे से आकृति कैसी हो जाती है, अवतल आकृति हो जाती है। कारण क्या है, ये बाह्य चुंबकीय चेतन में रखते हैं तो इसके जो परिक्रमण गति के कारण जो कोणीय संवेग बाह्य चुंबकीय चेतन दिशा के क्या होता है, अनुदिश हो जाता है। इसके कारण चुंबकीय तौर पर आकर्षित। उदाहरण पता किए तो नीचे के उदाहरण बताया मैंने इसमें, अनुचुंबकीय में जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सारे। ठीक है, फिर आते प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। चुंबकीय चेतन रेखाओं को भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। वो क्या करेंगे, वो दूर होंगे, उस चूर्ण को धकेलेंगे तो उत्तल आकृति हो जाएगा। और जब हम इसके असामान्य उदाहरण की बात करते हैं तो अतिचालक, अतिचालक क्या होता है बताया हुआ है, टेम्परेचर कम करोगे तो चालकता बढ़ेगी और वो चुंबक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। इस प्रभाव का नाम क्या देते हैं, माइक्रोन। और उदाहरण पूछे तो तांबा याद। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण हुआ देखते हैं, आपने वो तो बता देता हूँ है कोई उदाहरण, देख लो। कर देगा लोहे चुंबकीय क्या बोलते हैं, एरोमैग्नेटिक। ठीक, उसका क्या है ऊपर देखो। एक यहाँ पे वर्ड समझना पड़ेगा, डोमेन। क्या समझते हैं, डोमेन। ये डोमेन क्या होता है थोड़ा देखो। मान लो एक पदार्थ, उस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है, तब क्या होता है, परमाणु के अंदर, हर परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन कौन सी गति, परिक्रमण गति के कारण उसमें क्या होता है, कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। और क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण। और उसके अंदर कोणीय संवेग भी है और चुंबकीय आघूर्ण भी दोनों है। अब इसका मतलब उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण, इसका उस परमाणु का भी चुंबकीय आघूर्ण होगा कि नहीं, तो उस परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की एक दिशा होगी कि नहीं होगी। ऐसे ऐसे अपन इतने परमाणु में कितने, लगभग 10⁻11 परमाणु, कितने 10⁻11। तो ये समूह बना देते, क्या बना देते हैं, तो जैसे मान लो इतने सारे परमाणु मिलकर समूह बना दे और वो सारे परमाणु आएंगे जिनकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक जैसी, समझे। जैसे मान लो 5 परमाणु है और 5 परमाणुओं की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर की ओर है, समझिए। जैसे इसकी दिशा भी ऊपर, इसकी भी ऊपर, इसकी भी ऊपर, इसकी भी, तो 5 ने मिलकर ग्रुप बनाया, उन 5 की ग्रुप की दिशा क्या है, ऊपर। ऐसे मान लो कितने परमाणु हो जाए, 10⁸ होती है तो करोड़, 10⁸ होती है और उसमें वापस 10⁻4 मतलब 10,000, यानी करोड़ का 10,000 गुना, यानी 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ अगर परमाणु है और उन सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक जैसी है तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक समूह। तो समूह को क्या बोलेंगे, अगर क्या बोलेंगे, और उस डोमेन की एक दिशा होगी, वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी। समझ गए डोमेन क्या होता है। ठीक, अब मान लो अपने पास रोज चुंबकीय पदार्थ है तो उसको 2 कैटेगरी में देखते हैं। एक तो अपन ने कोई भी चुंबकीय क्षेत्र डाला नहीं, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति
भाई चुंबकीय क्षेत्र की एक अनुपस्थिति में देखते हैं और एक किसमें देखेंगे उपस्थिति में, अनुपस्थिति। और दूसरा क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, क्षेत्र की उपस्थिति। ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पदार्थ तो उसमें डोमेन होता है, एक डोमेन ऐसा इसकी दिशा ऊपर है, एक डोमेन ऐसे इसकी दिशा इस तरफ है, एक डोमेन ऐसे इसकी दिशा इस तरफ है, एक दिशा क्या अनियमित है, तो इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पहले पड़ी कि पहला विद्युत पदार्थ ध्रुवीय और तो अनियमित है, जैसे ये इसमें सभी डोमेन अनियमित होते हैं, इसकी वजह से इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य। लेकिन जैसे इसको पहले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये सारे के सारे किस दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यदि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, उसी दिशा में डोमेन सारे क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में? लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हो उसके बाद में ये पदार्थ वापस दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, कौन कौन से भाग है ध्यान दें। एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं कठोर लोह चुंबक, कौन से, कठोर लोह चुंबक, और एक होते हैं नर्म लोह चुंबक, क्या होता है, नर्म लोह। अब इसमें क्या होता है, देख अब जैसे मान लो कोई पदार्थ ऐसा था जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में डोमेन अव्यवस्थित थे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र डाला तो सारे डोमेन क्या हो गए, एक दिशा व्यवस्थित हो गई, इसका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। ये प्रबल चुंबकीय पदार्थ है, यानी ये चुंबक से प्रबल रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। तो इसका मतलब ये प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है। अगर ये प्रबल रूप से आकर्षित होता है तो ये तो कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र डाला है। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं डाला है तब थोड़ी हो रहा है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र डालने पर ये चुंबक की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होता है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाया तब क्या हो सकता है, हो सकता है ये जैसा था वैसा का वैसा रहे। अगर जैसा था वैसा का वैसा रहे इसका मतलब इसमें से चुंबकीय आघूर्ण समाप्त नहीं हो, इसमें से चुंबकीय पूर्ण समाप्त नहीं हो, तो वो हो जाएगा कठोर लोह चुंबक। और इसके दो उदाहरण ध्यान देना। एक तो आपने नाम सुना होगा, जेड़ा आपने क्या बोला, अल्निको। अल्निको मैंने पढ़ा है सेंचुरी, इसमें एल्यूमिनियम होता है, कोबाल्ट होता है और निकल होता है, साथ में थोड़ा सा अपने आयरन भी होता है। एक तो अल्निको होता है, ठीक है। एक होता है आपका गेड़ा लोहे, क्या होता है, गेड़ा। तो ये एक तरह, ठीक है। एक होता है नर्म लोहा, जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र हटाया तो वापस था जैसा का जैसा, उसमें उस पदार्थ को क्या कहेंगे, नर्म लोहा, पूरे बात सुन लो। जैसे वो सॉफ्ट आयरन रॉड भी पड़ा था पूरा गाना मापी के, वो यही समझे, बस यही है आपका लोहा चुंबकीय, ठीक। और इसके बारे में कुछ बातें तो लिख देता हूँ। क्या लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं, कि ऐसे पदार्थ ऐसे जो चुंबक से क्या होते हैं, चुंबक से प्रबल रूप से क्या होंगे, प्रबल रूप से आकर्षित होते। ठीक। दूसरा कि जब दो चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुपस्थिति में रखा जाता है, दो है चुंबकीय पदार्थों बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखते हैं तो डोमेन अव्यवस्थित होते हैं। डोमेन कैसे हो जाते हैं, और व्यवस्थित होते। और जब लोह चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, क्या होते हैं। फिर यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं,
लोह चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें कितनी कैटेगरी होगी? दो। एक तो होगी कठोर लोह चुंबकीय और एक नरम लोह चुंबकीय। पहले कठोर लोह चुंबकीय। जब लोह चुंबकीय पदार्थों से यदि लोह चुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए और उनका चुंबकीय क्षेत्र समाप्त नहीं होता है, उनका चुंबकीय आघूर्ण वही रहता है, तो वो कठोर लोह चुंबकीय। और अगर उनका चुंबकीय आघूर्ण समाप्त हो जाता है तो वो नरम लोह चुंबकीय। जिसका मतलब उनकी भी परिभाषा होगी, जिसकी कठोर लोह चुंबकीय और नरम लोह चुंबकीय। तो यहाँ लिखो, ठीक है। ये तो आएगी सबसे पहले यहाँ परिभाषा, उसके बाद में ये चलता रहेगा। और इसके बाद में पहला कौन सा है? कठोर लोह चुंबकीय। ओके, कठोर लोह चुंबकीय। तो कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या है? वे लोह चुंबकीय पदार्थ, वे लोह चुंबकीय पदार्थ जिन पर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने का क्या हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय आघूर्ण अपरिवर्तित तथा चुंबकीय क्षेत्र नियत रहता है। क्या रहता है? इसे तो क्या कहते हैं? कठोर लोह चुंबकीय। कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ। और नरम लोह चुंबकीय में क्या है? जिनमें चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वापस मैं यहाँ पे क्यों लिखूँ? वापस बोल क्या लिखूँ? चुंबकीय पदार्थ जिन पर से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय आघूर्ण समाप्त हो जाता है। ठीक, समझ गए? देखो, इसमें पहले थोड़ी बता दी होगी, ये दोनों टाइप्स होंगे।